नमस्कार। 13 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास कई क्रूशल खबरें हैं जिन्हें हम डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस एकदम साफ है, फैक्ट्स को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और आसान तरीके से समझना ताकि चीजें लंबे समय तक याद रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक्स में डाइव करते हैं। चीज़ों को एकदम क्लियर रखने के लिए आज की इस पूरी इन्फॉर्मेशन को हमने 4 मेन कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला है नेशनल पॉलिसी और लीगल अपडेट्स, दूसरा एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ, तीसरा इंटरनेशनल और टेक माइलस्टोन्स और चौथा अवार्ड्स और अचीवमेंट्स। इससे सारी बातें दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, नेशनल पॉलिसी और लीगल अपडेट्स, गवर्नेंस एंड जुडिशरी माइलस्टोन्स। चलिए देखते हैं कि देश के शासन और न्यायपालिका में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम की। 2026 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 126 में से 102 सीटों पर एक शानदार जीत हासिल की है। ये एक बहुत बड़ा बहुमत है और इसी के साथ हिमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यहाँ एक छोटा सा पॉलिटी फैक्ट भी रिवाइज कर लेते हैं। उन्हें ये शपथ असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के तहत दिलाई है। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेबर रेगुलेशन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत 1% कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस यानी निर्माण कल्याण उपकर का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब सवाल ये है कि आखिर इसका असर किस पर पड़ेगा? इसे समझने के लिए पुराने और नए नियमों का अंतर देखना होगा। देखिए, पहले क्या था कि सिर्फ 10 लाख रुपए तक की लागत या 100 स्क्वायर मीटर तक के कंस्ट्रक्शन पर ही इस सेस से छूट मिलती थी। लेकिन अब इस नए 2026 रूल में छूट की लिमिट को सीधे 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब छोटे घर बनाने वालों को ये 1% सेस नहीं देना पड़ेगा। वहीं 50 लाख से ऊपर के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे मिलने वाला 1% पैसा सीधा निर्माण श्रमिकों के वेलफेयर फंड में जाएगा। ये एक काफी बड़ा और अहम बदलाव है। खैर, सिर्फ पॉलिसी ही नहीं, हमारी न्यायपालिका भी तेजी से डिजिटल हो रही है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने 2 बेहद शानदार डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला है वन केस वन डेटा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के फैसलों को एक ही जगह इंटीग्रेट कर देगा। मतलब जजों को पुराने फैसलों का रेफरेंस अब बस एक क्लिक पर मिल जाएगा। और दूसरा है सुसहाय AI चैटबॉट। ये आम लोगों को कोर्ट की सर्विसेज और गाइडलाइंस के बारे में बहुत ही आसान भाषा में जानकारी देगा। जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये सच में बहुत बड़े कदम हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ न्यूज़, कंजर्वेशन एंड ग्रीन माइलस्टोन्स। अर्बन पॉलिसी के नजरिए से पुणे शहर में एक बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव लिया गया है। पुणे के शिवाजी नगर इलाके में भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जा रहा है, जो शहर के लगभग 7 से 10% हिस्से को कवर करेगा। अब इसका फायदा क्या है? दरअसल इसका मेन टारगेट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में खराब होती हवा की क्वालिटी को सुधारना है। इस जोन के अंदर पुराने और ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले वाहनों की एंट्री पर या तो पूरी तरह से रोक होगी या फिर उन पर भारी पोल्यूशन टैक्स लगाया जाएगा। ग्लोबल कंजर्वेशन की बात करें तो 26 का ये आंकड़ा बहुत ही खास है। सऊदी अरब ने ऑफिशियली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां मेंबर बनने के लिए हामी भर दी है। वैसे क्या आपको याद है, ये वही इनिशिएटिव है जिसे भारत के नेतृत्व में 2023 में शुरू किया गया था। इस अलायंस के बारे में ये याद रखना काफी क्रूशल है कि ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए काम करता है। ये हैं टाइगर, शेर, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। सबसे गजब की बात तो ये है कि इन 7 में से 5 प्रजातियां अकेले हमारे भारत में ही पाई जाती हैं और बहुत जल्द नई दिल्ली में इस अलायंस का पहला एनुअल समिट भी होने वाला है। वाइल्ड लाइफ के मोर्चे पर 2 बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव खबरें आई हैं। हरियाणा के अरावली इलाके में जो कोट गांव है, वहां दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट के प्रजनन का पहला फोटोग्राफिक सबूत मिला है। दूसरी तरफ उत्तराखंड की नैनी झील में पूरे 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद हिमालयन स्नो ट्राउट मछली वापस लौट आई है। लोकल लोग इसे असेला कहते हैं। हमारे इकोसिस्टम के लिए सच मानिए ये दोनों खबरें किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं हैं। अब बारी आती है हमारे तीसरे सेगमेंट की,
इंटरनेशनल एंड टेक माइलस्टोन्स, ग्लोबल इंटीग्रेशंस। चलिए देखते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी कैसे ग्लोबल हो रही है और दुनिया भर में टेक के क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का सफर सच में हैरान कर देने वाला है। 2016 में एक छोटे से पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ ये सिस्टम आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। जरा सोचिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इसके जरिए 314 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये हमारे देश के टोटल बजट का करीब 6 गुना है। और अब सबसे ताज़ा और बड़ी खबर ये है कि त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश बन गया है। खुद IMF भी मानता है कि यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ये वाकई बहुत गर्व की बात है। चलिए अब थोड़ा साइंस की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें पानी का यूज कूलेंट और मॉडरेटर दोनों की तरह होता है। पानी रिएक्टर के अंदर ही उबलता है और उसी भाप से बिजली बनती है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के सबसे पुराने न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र के तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट 2 को फिर से चालू करने की परमिशन मिल गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने इसे अगले 10 सालों तक ऑपरेट करने की मंजूरी दी है और ये प्लांट इसी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अच्छा, भारत में जहां हम न्यूक्लियर तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दक्षिण कोरिया में कुछ ऐसा हुआ है जो थोड़ा अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प है। एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या एक रोबोट को एक बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षा दी जा सकती है? जी हाँ, एक रोबोट मॉन्क। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सियोल के जोग्यसा मंदिर में गैबी नाम के एक 130 सेंटीमीटर लंबे ह्यूमनॉइड रोबोट को बौद्ध भिक्षु की तरह दीक्षा दी गई है। चीन की यूनिटरी रोबोटिक्स द्वारा बनाए गए इस रोबोट ने बाकायदा निष्ठा की शपथ ली है और इसे लोगों के बीच करुणा फैलाने का काम सौंपा गया है। आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सच में दुनिया के लिए एक बिल्कुल ही नया और अनोखा यूज केस है। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस विश्लेषण के चौथे और आखिरी सेगमेंट पर, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान एक ऐसा ऐतिहासिक सफर है जो अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। इसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना को रिप्रेजेंट करने वाली पूरी तरह से महिलाओं की एक टीम शामिल है। 50 फुट की स्वदेशी नौका INSV त्रिवेणी पर सवार होकर इन जांबाज महिलाओं ने 26,000 नॉटिकल मील की यात्रा पूरी की है। इस दौरान उन्होंने केप ल्यूइन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों को पार किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक और समुद्री बायोडाइवर्सिटी पर बहुत क्रूशल साइंटिफिक रिसर्च भी की है। ये हमारी सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से भी एक जबरदस्त खबर है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। 2025 में ही भारत ने रिकॉर्ड 44 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी है और इसके साथ ही अब कुल 150 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी जनरेटर बन गया है। हालांकि चीन अभी 1200 गीगावाट के साथ नंबर 1 पर है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ रेट है वो वाकई कमाल की है। अंत में कुछ बहुत ही शानदार अचीवमेंट्स पर भी एक क्विक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की साइंस टीचर सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरी तरफ कुलजीत कौर मरहास द मीटोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। और महज 14 साल के अपार सक्सेना ने चेस में इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया है। ये सभी अचीवमेंट्स बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल मन में आता है। AI रोबोट्स भिक्षुओं के आध्यात्म से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक महासागरों को जीतने वाली हमारी जांबाज महिला क्रू तक आज जितने भी माइलस्टोन्स हमने देखे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा कदम है जो हमारे ग्लोबल फ्यूचर पर सबसे गहरा असर डालेगा? ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारी पॉलिसीज, नई टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बा कितनी तेजी से दुनिया को बदल रहे हैं। खैर, इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नया सीखते रहिए और मुलाकात होगी अगले विश्लेषण में।